नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। चूँकि आज शनिवार है, हमारा ये रहता है वीकली सेशन। जो हफ्ते भर में हमने न्यूज़ पढ़ी है उनको हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं उन पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, ताकि आपके प्रीलिम्स के संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि आप रिवीजन कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। राइट, तो आज है 22 फरवरी और दिन है शनिवार और आज का हमारा सेशन है रिवीजन सेशन। राइट, चलिए न्यूज़ पे चलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से, जो कि ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्रीश्योर। ये 15 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो वो इस टेस्ट सीरीज को एक बार विजिट कर सकते हैं, ताकि उनकी प्री की तैयारी पहले से और ज़्यादा बेहतर हो सके। वहीं जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हुआ है दिसंबर से, पीएसआई ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है मनोज सर के द्वारा। ये बैच स्टार्ट हुआ 28 जनवरी से। जिन लोगों का पीएसआई ऑप्शनल है वो ये कोर्स एक बार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि पीएसआई ऑप्शनल की तैयारी बेहतर हो सके। राइट, यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पारसारथी, ये स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी से। पारसारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, यहाँ पे आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि यूपीएससी की जर्नी को किस तरह से आसान करना है और आपको सफलता तक पहुंचाने में आपके साथ सहायक बनेंगे। चलिए न्यूज़ पे चलने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको कि सैटरडे की न्यूज़ को लेके कोई भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि शनिवार की न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम मंडे को कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपकी कोई भी न्यूज़ छूट जाएगी, सारी आपकी न्यूज़ आपके साथ कवर रहेगी। तो किसी भी तरह की परेशानी को अपने दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, बस शनिवार का जो सेशन है हमारा इस चीज़ को लेके है कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है और जो भी कुछ प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और उनके सही सही जवाब दो। ठीक है, चलो आज ये 4 टॉपिक को लेके मैं आपको रिवीजन कराना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने इन 2 टॉपिक के बारे में इस हफ्ते भर आपको बोला था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में और पंचायती राज के बारे में। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे इस हफ्ते पूरे आपने रिवीजन किए होंगे, इन दोनों टॉपिक को देखा होगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी हमारे प्रीलिम्स के सवाल होंगे उनको हम चेक करेंगे, देखेंगे एक बार। ठीक है, ये टॉपिक हमने देखा था भारत और कतर का संबंध। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रीलिम्स में हमारे लिए जरूरी रहेगा वो रहेगा हमारा मैपिंग, है ना। तो हम एक मैपिंग का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे। और जो इस हफ्ते एक और इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही है वो है पारस्परिक टैरिफ, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होती है, इससे भी रिलेटेड हम सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अपने। ठीक है, चलो मुझे इस हफ्ते ये 4 न्यूज़ लगी जो आपके प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं ये न्यूज़ आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पंचायती राज संकट में। ठीक है, क्या देखा था हमने कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, ठीक है, जिस तरह से समय का परिवर्तन हो रहा है, उसी हिसाब से पंचायती राज का जो उद्देश्य था, ठीक है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उद्देश्य में हम कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तनों के बाद हम ये सोचने में मजबूर हो गए क्या पंचायती राज हमारे संकट में है। ठीक है, तो वही हम सारी चीजों को देखेंगे और रिवीजन करेंगे कि उस आर्टिकल में क्या है, मतलब इस आर्टिकल में क्या है कि जो की पॉइंट्स हमें नजर आ रहा है कि पंचायती राज के संकट के प्रति संदेश दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए और कुछ बेसिक सवाल हम लगाएंगे ताकि आपका इस करंट अफेयर्स और जो आपका क्या बोलते हैं इसको बेसिक वाला जो आपका पोर्शन है वो दोनों कवर हो जाए। तो करंट और बेसिक आपके दोनों हम साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, न्यूज कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक शासन को जमीनी स्तर तक ले जाने और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली हमने लागू की। ठीक है, 2 उद्देश्य थे इसके कि हमें लोकतांत्रिक शासन को जमीनी स्तर तक ले जाना है, यानी कि मैंने आपको विकेंद्रीकरण बताया था कि अगर सत्ता अगर केंद्र में है, ठीक है, मैंने आपको एक ये इस तरह से जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक इस तरह से पिरामिड बना के दिखाया था, है ना। ऊपर बताया था ये केंद्र हो गया, ठीक है, ये राज्य, और ये बताया था यहाँ पंचायत, है ना। तो सत्ता अगर मान लो यहाँ है, शक्ति केंद्र में है, तो ये शक्ति जाए राज्य के पास और राज्य से जाए पंचायत के पास। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी कि शक्ति का फैलाव यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों स्तरों पर। ठीक है, तो 2 उद्देश्य हैं इसके हमारे साथ में। पहला उद्देश्य बता रहा है कि लोकतांत्रिक शासन को जमीनी स्तर तक ले जाने की बात कर रहे हैं हम,
और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण है ना स्थितियों में है। अब जाहिर सी बात है, अगर ग्रामीण स्तर हमारा सशक्त होगा तो हम मान सकते हैं कि भारत के सशक्तिकरण की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए हमें पंचायती जो राज हैं, ठीक है, उनका जो उद्देश्य हम लेके इसको स्थापित हुआ था, ठीक है, उस उद्देश्य को हमें कायम रखने की जरूरत है, ताकि जो ग्रामीण स्तर पे लोग हैं, है ना, उनकी परेशानियां सॉल्व हो सके, ठीक है, और उनका विकास हो सके। राइट, 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम ने 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने विकेंद्रीकृत शासन को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक कार्य किया था। ठीक है, इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ठीक है, और समावेशी राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी कि स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं हम, और समावेशी राजनीति। समावेशी राजनीति मैंने आपको बताया था क्या होता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, ठीक है, जिसको हम कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर पे सभी को समान अवसर दें, है ना, समान अवसर दे, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, ठीक है, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं हम आरक्षण के माध्यम से, है ना, इस राजनीति नेतृत्व में आगे लेके आने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है अपने आप में? तो ये कहलाता है समावेशी राजनीति कहलाता है। ठीक है, पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो क्या था, अब थोड़ा सा हम बेसिक पे चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक रूप से ग्राम पंचायतें स्थानीय शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई रही है। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अनुसूची कौन सा आएगा पंचायतों की अगर हम बात करेंगे तो आएगा हमारा 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलो, 3 स्तरीय प्रणाली की बात करते हैं हम। जो ग्राम स्तर पर होता है वो ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर होता है तो पंचायत समिति, ठीक है, और जिला स्तर पर होता है वह जिला परिषद होता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ इसका बेसिक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, सबने इसके कार्य भी देख लिए होंगे। ठीक है, और इनके चुनाव किस तरह से कराए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाए भी है, मतलब कई बार देखा गया है प्रीलिम्स में कि यहाँ से, यानी कि इनके इलेक्शन जो पूरी प्रणाली है उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? इस प्रणाली में नियमित चुनावों की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो की गई है महिलाओं तथा जो पिछड़े समूह है, ठीक है, उन मौजूदा समुदायों के लिए आरक्षण, है ना, अनिवार्य किया गया है। वहीं अगर जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलो अब एक चीज मुझे बताओ, जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की अगर हम आरक्षण की बात करें तो क्या उनके आरक्षण को हमने अनिवार्य बनाया है पंचायती चुनाव में? आपको ये बताना है, ये जो आरक्षण देने की बात चल रही है ये अनिवार्य है या वैकल्पिक है ना? आप अपना आंसर है उसे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है, ताकि पता चले। क्योंकि यहाँ पे तो बता रहे हैं कि महिला और जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनको हम कहीं ना कहीं, जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं, उनको हम आरक्षण अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। वो क्या बता रही है कि वर्तमान चुनौतियां जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, एक बार हम फटाफट उनको रिवीजन करते हैं। क्या है? शक्तियों का सीमित हस्तांतरण की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि राज्य ने 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ठीक है, हमने देखा कि 29 विषयों को जो पूर्ण रूप से हमने पंचायतों को नहीं दिया गया है अभी। ठीक है, अभी तक स्थानांतरण नहीं किया गया है। तो झिझक स्थानीय सरकारों की स्वायत्ता और निर्णय लेने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं उसको सीमित करती है। अब जैसा कि हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि अगर 29 के 29 विषय अगर पंचायतों को दिए जाते तो उनको क्लियर रहता कि हमें इन सारे विषयों पे काम करना है। अब कहीं ना कहीं ये असमंजस है और क्लियरिटी नहीं है इस चीज पे कि किस विषय पे काम करना है और किस विषय पे नहीं। तो जाहिर सी बात है जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या है, खराब होती है। ठीक है, चलो दूसरी चीज देखते हैं। हम वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं कि जो पंचायतों को अक्सर राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, जिससे वे स्थानीय विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। ठीक है, ये समस्या हम देखते रहते हैं कि जो पंचायत हैं उनको वित्त से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की अगर हम बात करें तो उच्च स्तर की सरकारें, नौकरशाही बाधा और राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है, 3 चीजें हमने देखी थी। उच्च स्तर की सरकार, नौकरशाही बाधाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कहीं ना कहीं पंचायत अपने ठीक से काम नहीं कर पाती। बहुत ज्यादा रोक टोक की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो
कार्य करने की क्षमता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगली चीज हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, है ना, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो एक बार ये देखेंगे हम कि जैसे जनधन आधार मोबाइल, ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि जनधन आधार मोबाइल बेसिकली क्या है कि हमारे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और हमारा फोन नंबर, है ना, इन तीनों चीजों को हमें जोड़ देना है, ठीक है, ताकि जो यूजर है, जो उपयोगकर्ता है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और सरकार के पास हर व्यक्ति का डाटा निष्पक्ष रूप से हो, ताकि अगर हमें किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, है ना, अगर हमें पैसे पहुंचाने हैं तो हम डीबीटी के माध्यम से आराम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को पैसे मिल सकते हैं, राइट। तो ट्रिनिटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याणकारी वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। अच्छी चीज है ये तो। हालांकि केंद्रीकरण ने पंचायतों की लाभार्थी चयन और शिकायत निवारण भूमिका को कम कर दिया है, जिससे स्थानीय जवाबदेही घट गई है। अब एक बात बताओ, अब जब राज्य स्तर पे, ठीक है, या केंद्र स्तर पे इस तरह की योजनाएं जो चल रही हैं, माफ कीजिएगा, कि जब राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, ठीक है, सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ स्थानीय जवाबदेही जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम देख पा रहे हैं हम, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। दूसरी चीज हम ये देख पा रहे हैं कि तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, यानी कि शहरीकरण बढ़ने के कारण नीति निर्माताओं का ध्यान ग्रामीण विकास की बजाय शहरी सुधारों पर है, ठीक है, कि जो नीतियां बन रही हैं वो अब सीधे सीधे बन रही हैं शहरी सुधारों को ध्यान में रखते हुए, और ग्रामीण सुधारों पे लोगों का ध्यान जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे, शहरी विकास की तरफ। जो पंचायतों को मिलने वाले संस्थान और समर्थन में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। चलो, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपने पंचायत से संबंधित सारी चीजें आपने रिविजन की होंगी अच्छे से, ठीक है। तो आप के सामने ये 2 सवाल हैं। अब इन 2 सवालों को आप पढ़ेंगे अच्छे से और इनका आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अशोक मेहता समिति के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसका ये बता रहा है कि इस समिति का गठन 1977 में किया गया, ठीक है। इसने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की, ओके, और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव दिया। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3, उपरोक्त में से सभी। एक बार जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है अपने कमेंट करें, बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 1 मिनट का थोड़ा समय दिया जाता है ताकि आप समझ सकें, सोच सकें और आप अपना आंसर जो है कमेंट कर सकें। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने सही जवाब सोचा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय नहीं, ये द्विस्तरीय की बात करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसका आंसर जब हम दूसरा काट देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये बता रहा है एलएम सिंघवी समिति के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये समिति वर्ष 1986 में गठित की गई, ठीक है। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की और इसने मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा गठित किया गया। इसमें बताना कौन सा सही आंसर होगा। अच्छा, डी इसका कट गया है, तो डी ऑप्शन है इसका, उपर्युक्त सभी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन है आपके 1 2 2 3 1 3, उपयुक्त में से सभी। थोड़ा सा देखो, समझो और बताओ इसका क्या होगा सही आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। चलो, इसका आंसर ये मोरारजी देसाई नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करोगे कि किसकी सरकार थी उस समय एलएम सिंघवी समिति की बात चल रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ सब सही जवाब देंगे इसका, ओके। चलो चलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक के लिए, रिवीजन के लिए। हमने देखा था कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, है ना, उनको 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे गए, ठीक है। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है जो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं सलाह देती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, ठीक है। तो वो परिवर्तन हमने देखे थे, और साथ ही साथ जब ये मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था तो उसके बाद ये देखा गया कि अभी कहीं ना कहीं इस पे जो
याचिका एक दायर की गई है, ठीक है, इस निर्णय के ऊपर, इस परिवर्तन के ऊपर। तो उस पर फाइनल रिजल्ट आना अभी थोड़ा सा बाकी है, तो अभी उस पर चर्चा पूरी तरह से नहीं हुई है। जब कभी इस पर फाइनल एक रिजल्ट और आएगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी हमें परिवर्तन के साथ ही हमें याद रखना है कि किस तरह से निर्वाचन प्रक्रिया में जो परिवर्तन है उसके आधार पर ही हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम हमारी कंटेक्स्ट में क्या बता रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो 1988 बैच के सेवानिवृत्त IAS हैं, ठीक है, केरला कैडर के हैं, 19 फरवरी 2025 को मुख्य निर्वाचन आयोग का पद संभालेंगे, ठीक है। और किसके सेवानिवृत्ति के बाद? तो राजीव कुमार जी के बाद ये पद दिया जा रहा है ज्ञानेश कुमार जी को, ठीक है। अब देखो, भारत का चुनाव आयोग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 224 के तहत इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अच्छी बात है, ठीक है। संरचना देखी थी हमने, मैं उम्मीद कर रही हूँ ये आर्टिकल आपने सबने पढ़ लिए होंगे कि 325 में क्या आ रहा है, ठीक है, 326 में क्या आएगा, 327 में क्या आएगा, और 328 में क्या आएगा, 329 में क्या आएगा। एक बार ये 5 जो आर्टिकल जो आपके बच रहे हैं इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। 324 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 324 के तहत इसकी स्थापना के बारे में बात करी गई है इस अनुच्छेद में, ठीक है। चलो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय हमें पता है नई दिल्ली है, ठीक है। संरचना की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, और 2 अन्य होते हैं, है ना, यानी कि 1+2 की बात चलती है, ओके। पर लेकिन क्या ये प्रक्रिया शुरू से इसी तरह से थी 1+2 वाली? नहीं, हमने बताया था कि 1989 तक, है ना, ये क्या होता था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 1989 तक एक चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। फिर क्या हुआ, 1991 के बाद 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की हमने बात की, ठीक है। अब क्या हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल, ये अधिनियम आया 2023 का, ठीक है, जिस अधिनियम में परिवर्तन करे गए बहुत सारे जो कि हमें देखने हैं, ठीक है। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ है, कौन सी? अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर बहुत सारी प्रक्रिया बदलने का फैसला किया ताकि स्वतंत्रता को क्या किया जा सके और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और सदस्यों में एक होते हैं लोकसभा विपक्ष के नेता और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब परिवर्तन क्या कर दिया गया है? परिवर्तन ये कर दिया गया है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश को हटा के हम यहाँ पे केंद्रीय मंत्री की लेके आने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, लेकिन इस नए कानून 2023 में CGI को हटा दिया है और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया है। चलो आगे देखो, अब की जो स्थिति है, ठीक है, वो कैसी है कि अब होंगे एक केंद्रीय मंत्री, एक विपक्ष के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। चलो, और भी बहुत सारे, जैसे कार्यकाल पहले तो था ही 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी कुछ पहले हो जाए दोनों में से एक, पर लेकिन अब क्या चीजें चल रही हैं? पहले भी ये था कि 6 वर्ष और 65 वर्ष, पर लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, पर लेकिन इस अधिनियम 2023 के अधिनियम के बाद इस कानून ने और ज्यादा क्या कर दिया है, और ज्यादा स्पष्टता प्रदान कर दी है। समझ में आई बात? चलो अब चलते हैं आपके एक सवाल के ऊपर प्रीलिम्स के, क्योंकि आज ये सेशन है हमारा प्रैक्टिस वाला सेशन पूरा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और कोई भी रिवीजन से भागेगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है हमें, सही नहीं है पूछ रहा है। तो मुख्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। एक बार जरा इस क्वेश्चन का कमेंट करो, बताओ जरा सही आंसर क्या हो सकता है। चलो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पे, अगले टॉपिक पे, ठीक है। हमने ये देखा था कि कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आए थे, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि भारत और कतर के संबंध बहुत पहले से चले आ रहे हैं, पर हम अब कुछ नए सिरे से, है ना, चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे संबंध भारत और कतर से बहुत बेहतर रहें, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था इसका
मैंने आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के साथ, आपको मैपिंग के साथ सारी चीजें समझाई थी, तो मैं उसी क्लास के आधार पे आज आपके लिए मैपिंग का क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि मुझे लग सके कि हाँ आपने मैपिंग और ठीक से देखी होगी, और अब इससे संबंधित अगर प्री का कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से हल करके लेके जाओगे। ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे इस वाली न्यूज को, और हम मैपिंग से संबंधित अपना जो सवाल होगा उसको हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है न्यूज का कंटेक्स्ट क्या है। भारत और कतर के बीच मजबूत संबंध रहे हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से व्यापार, ऊर्जा और सहयोग कतर में बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय की स्थिति पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कतर के साथ जो एलपीजी जो प्राकृतिक गैस है, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक गैस को लेके हम मंगाते हैं कतर से, हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं। ठीक है, और हाँ साथ ही साथ कि जो भारत के लोग हैं वो प्रवासी बन के जाते हैं कतर में काम करने के लिए, तो यानी कि जो रिलेशन है वो दोनों तरफ से है। ठीक है, और मधुर संबंध भी कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। ठीक है, देखो कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका नाम था कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, नई दिल्ली आए थे ये, रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों को सहयोग को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला। ठीक है, अब देखो इसके यात्रा के परिणाम क्या निकले, तो एफटीए पे बात की हुई। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, मैंने आपको बताया था कि अगर ये समझौता हो जाता है तो दोनों देश यानी भारत और कतर कई सारी ऐसी छूट प्रदान करेंगे। ठीक है, कर मुक्त कर देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देंगे जो कहीं ना कहीं कतर और भारत के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होंगी। ठीक है, तो पर अभी इस मुद्दे पर ये चर्चा अभी इस पे चल ही रही है, चर्चा चल ही रही है इस पे। ठीक है, फाइनल कुछ भी निकल के अभी इस एफटीए के मामले में नहीं आया है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं इसमें हम कि भारत और कतर एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने की संभावना को तलाश रहे हैं। ठीक है, यदि सफल होता है तो व्यापार, निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी, दोनों देशों के बीच क्या होगा, टैरिफ कम होगा। टैरिफ हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, एक ही चीज। ठीक है, तो टैरिफ भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं टैरिफ से संबंधित है। ठीक है, व्यापार और आर्थिक सहयोग का विस्तार क्या बताता है कि भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार अभी कितना हो रहा है, 14 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर तक हम इसको लेके जाने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, 38 कतरी जो कंपनी है, ठीक है, इनने क्या किया है, दिल्ली में बिजनेस करने के लिए एक फोरम में भाग लिया था, जिसमें भारत में कतरी निवेश की संभावना को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ठीक है, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की अगर हम बात करें तो रणनीतिक समझौते में रणनीतिक साझेदारी में समझौते में सुरक्षा पहलू भी है। ठीक है, एक खुफिया साझाकरण, ठीक है, आतंकवादी विरोध सहयोग और समुद्री सुरक्षा के उपयोग की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। यानी कि सुरक्षा के मामले में भी भारत और कतर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कूटनीतिक संवाद की भी बात हुई थी। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में कतर जो है कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और जब कतर से पूछा गया कि आप अपना समर्थन दीजिए या फिर आप अपना विचार दीजिए, तो जाहिर सी बात है भारत के साथ साथ कतर ने भी कहीं ना कहीं शांति समर्थन ही दिया है। ठीक है, जैसे भारत ने बोला है कि द्विराष्ट्र की सिद्धांत, भारत ने बताया द्विराष्ट्र मतलब एक पहला राष्ट्र इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन के बारे में बताया गया है। तो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं भारत और कतर की सोच आपस में मिलती है, और उसी निर्णय के आधार पर, है ना, कि सोच मिल रही है, जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं भी एक जैसी हो सकती हैं। राइट, देखो पश्चिम एशिया संघर्ष पर कूटनीतिक संवाद, भारत और कतर ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर अपने विचार साझा किए, क्योंकि कतर गाजा में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए प्रस्तावों के कारण तनाव बढ़ रहा है और फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित लेके सुझाव भी है। अब कतर भी कहीं ना कहीं इस असमंजस में है कि फिलिस्तीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गाजा पट्टी है वह उसको हमें पुनर्निर्माण की बात चल रही है। ठीक है, ताकि वहां भी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, मिस्र और जॉर्डन में, साथ ही साथ खाड़ी के कुछ देशों में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है खाड़ी देशों में तो हमारे कतर भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर विवादास्पद है कि अगर अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है संसाधनों का वितरण होगा। ठीक है, देख रेख और कहीं ना कहीं जो अवसंरचना है उनका वितरण करना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज, चलो ये तो देश है अपने मत अपना प्रेस कर रहे हैं कि भाई ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जो गाजा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपनी संस्कृति को छोड़कर या अपने रहन सहन के जो तरीके हैं उनको छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट होना चाहते हैं? नहीं। तो जब उनसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है उनने भी मना किया है। तो ये एक शिफ्ट जो होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक जबरन शिफ्ट देखा जा रहा है। तो देखते हैं आगे इस पर क्या निर्णय आएगा फाइनल। जब भी कभी कुछ आएगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोहरे कराधान बचाव संधि। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या था कि मान लो एक कंपनी है जो ए नाम की, तो ये कतर में भी काम कर रही है, ठीक है, जो भारत में भी काम कर रही है,
ए नाम की कंपनी है, ठीक है। अब दोहरे कराधान बचाव संधि का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंपनी है ना, ए नाम की कंपनी, अगर कतर में भी निवेश किया है, जाहिर सी बात है भारत में भी निवेश किया है, तो इसको दोनों देशों में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी एक देश में टैक्स दे सकती है, और ये कब हो सकता है, जब दो देशों के बीच में इस तरह की संधि व्याप्त हो तब, ठीक है। तो भारत और कतर के बीच में ये दोहरे कराधान बचाव संधि को लेके आए हैं। अब इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। जो टैक्स बचा है, जाहिर सी बात है उसमें निवेश बढ़ेगा, दो देशों के बीच में संबंध मधुर होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ सकती है, ठीक है। चलो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 सवाल, ठीक है। दोनों मैपिंग से संबंधित है, कुछ ये वाला हमारा एक बेसिक संबंधित है, ये मैपिंग से, ठीक है। देखो, कतर निम्नलिखित में से किन देशों के निकट स्थित है, तो आप बताओ। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और सऊदी अरब। ये अगर आपने मैप ठीक से देखा होगा तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपके ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1 2 4 और उपरोक्त में से सभी। चलो इसका कमेंट करो फटाफट, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि इराक, अगर आपने मैप में देखा होगा, इराक कतर से दूर है, ठीक है। लगते हुए देश तो यही है तीनों, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करो कतर के साथ एकमात्र देश। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन से देशों के साथ ये सीमा लगाएगा, मैंने ये पूछा है निकट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने ये वाला प्रश्न लिख रही हूं, कतर के साथ एकमात्र देश जो सीमा साझा करता है। एक बार इसको कमेंट करो, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर ना आए तो जब अपनी लाइव क्लास होगी तब आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि इसका जवाब क्या था, या तो आप तो इतने होशियार हो कि आप तो सर्च करके पता ही कर लोगे कि क्या होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए, तो आप ये सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप एक बार कमेंट करके बात कर सकते हो, ठीक है। कतर से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। कतर एक प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, ठीक है। कतर फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश था, और कतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 और उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत सरल सवाल है, ये आप कर ले जाओगे आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाओगे, ये हो जाएगा, है ना। चलिए, ये हमारा गलत है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलो चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पारस्परिक टैरिफ, ठीक है। बेसिकली क्या है पारस्परिक टैरिफ, हमने बताया था कि अगर कोई एक देश है ना 100% टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, तो उसकी देखा देखी अगर दूसरा देश भी 100% टैरिफ लगा देता है, यानी कि जैसा तुमने किया वैसी प्रतिक्रिया हम भी देंगे, तो इसको हम कहते हैं पारस्परिक टैरिफ, सॉरी माफ कीजिएगा। देखो, पारस्परिक टैरिफ की अगर हम बात करें, इसका तात्पर्य क्या है कि टैरिफ या शुल्क से, ठीक है, जो एक देश या किसी अन्य देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब के लिए लागू करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में महत्वपूर्ण घटक है और व्यापार वार्ताओं यानी कि द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार युद्धों की कहीं ना कहीं भूमिका देता है, ठीक है। द्विपक्षीय संबंध और कहीं ना कहीं व्यापार युद्ध की, ठीक है। पारस्परिक टैरिफ की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता है इसकी प्रतिशोधात्मक प्रकृति, यानी कि रिलेटिवली नेचर, यानी कि यदि कोई देश किसी अन्य देश के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाता है तो प्रभावित देश भी उसके उत्पाद सामानों पर क्या करता है, शुल्क को लगा देता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने हमारे वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया है तो हम भी आपकी वस्तुओं पर कहीं ना कहीं टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं टैरिफ वॉर, है ना। ट्रेड वॉर भी कहीं ना कहीं इससे जन्म लेता है। न्याय संगत व्यापार की अगर हम बात करें तो ये नीति उन देशों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है जो आयात निर्यात शुल्क में असमानता रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो असमानता है उस असमानता को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं टैरिफ, ये पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ जरूरी है, यानी कि जो असंतुलन है व्यापार में उस असंतुलन को दूर करने के लिए पारस्परिक टैरिफ हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अक्सर ट्रेड बैलेंसिंग टूल भी इसको कहा जाता है। अगर दूसरा नाम आए कि क्या नाम है पारस्परिक टैरिफ का दूसरा नाम, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंसिंग टूल, ठीक है। व्यापार वार्ताओं में रणनीति उपयोग, यानी कि इसको हम थोड़ा देखेंगे कि
देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, ये ध्यान रखना कि जब दो देशों के बीच हो या फिर बहुत सारे देशों के बीच हो, ठीक है, व्यापार वार्ताओं में पारस्परिक टैरिफ को सौदेबाजी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, डब्ल्यूटीओ और अन्य व्यापारिक संगठनों के तहत इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। फिर जब बहुत ज्यादा ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तब वहां आता है कौन, डब्ल्यूटीओ, जो कहीं ना कहीं इस वॉर को रोकने के लिए और परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो घरेलू उद्योग की रक्षा करना और व्यापार घाटे को कम करना, कहीं इसके लिए हम कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करते हैं। रणनीतिक विशेषज्ञ के रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे इस्पात, कृषि, टेक्सटाइल उद्योगों में इसको अपनाया जाता है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, अब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो सकारात्मक में हमने देखा कि घरेलू रक्षा हो सकती है ना, व्यापार असंतुलन जो चल रहा है उसको हम संतुलित कर सकते हैं और कमजोर विनिर्माण क्षेत्रों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि घरेलू उद्योग की हम रक्षा किस तरह से करेंगे, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सबको पता होगा, राइट। नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो व्यापार युद्ध की संभावना क्या होती है, वो बढ़ जाती है। पहली चीज, उपभोक्ताओं को अधिक कीमतें चुकानी पड़ती हैं और निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं हमारे एक प्रीलिम्स के सवाल पे, बताना जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि पारस्परिक टैरिफ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ये किसी देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में दूसरे देश द्वारा टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया है, क्या ये कथन सही है। यह केवल द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होता है, तो क्या ये कथन सही है। इसका उपयोग व्यापार वार्ताओं में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन है, कौन सा सही है ये बताना है, 1 2 1 3 2 3 उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कर लोगे, है ना। देखो मैंने अभी जैसे भी डिस्कस किया था, केवल द्विपक्षीय नहीं, ठीक है, द्विपक्षीय के साथ साथ ये बहुपक्षीय भी हो सकता है, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा, तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो इस हफ्ते पूरी की थी, तो हमने रिवीजन किया पूरा इस हफ्ते का। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्वेश्चंस लगा के कुछ लगा होगा कि हाँ भाई रिवीजन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हो रही होंगी वो इन क्वेश्चन के माध्यम से दूर हुई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मंडे से हम हमारी लाइव क्लास करेंगे। और सैटरडे की जो न्यूज़ मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको सैटरडे को कवर करा दूंगी, तो न्यूज़ को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मिलती हूँ मैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।